हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े आपकी जो तैयारी का स्तर है बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब जो एमपी सेट का एग्ज़ाम है उसके लिए करीब एक महीने ही बचा हुआ है। तो जैसा कि हमने अपने प्लेटफॉर्म में अनाउंस किया था, हमारा जो वीएस एजुकेशन ग्रुप है और जो आप बरसों से देखते चले आ रहे हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं और हमेशा जो सिलेक्टेड लोग हैं वही लोग आपको पढ़ाने के लिए जुड़ते रहे हैं, अब जो बहुत अनुभवी टीचर हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने एमपी सेट का भी ये पहला प्रयास किया है। तो इसमें अभी हम लोग कॉमन पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं था। और हमारा जो पैटर्न है उसमें सीधी सी बात यह है कि पहले हम लोग क्लासेस लेते हैं और उसके साथ फिर आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि जो बच्चे केवल पढ़ने के बाद डायरेक्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वो उनका प्रिंट आउट लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि एक क्लासेस का जो अभी शेड्यूल है रिवीजन मॉडल है। तो ये मान के चलिए बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन चूंकि हर क्लास की पीडीएफ है तो आपको रिवीजन में बड़ी आसानी होने वाली है। चूंकि कॉमन पेपर है तो इसमें कोई सब्जेक्ट विशेष नहीं, हर कोई शामिल हो सकता है। और इसके अलावा अगर टाइम मिलता है, अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं 10 या 12 दिन में जब ये खत्म होगा ये वाला पार्ट, तो अगर टाइम बचता है तो फिर पॉलिटिकल साइंस जैसा कि हमने अनाउंस किया था, तो पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि सर जो हमारे साथ में है, तो पहले मैं सर के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं। सर हैं अपने प्रदीप चतुर्वेदी सर हैं अपने साथ में, और इनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मान के चलिए कि काफ़ी समय से टीचिंग पीएचसी लाइन में भी कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो अपने साथ जो एक एनजीओ गतिविधि में काफ़ी टाइम से एक्टिव थे, तो आज उन्होंने पढ़ाने की इच्छा जताई, और चूंकि उनके खुद के नोट्स, उन्होंने एक मेहनत से नोट्स बनाए थे, तो उन्हीं नोट्सों को एक प्रकार से आपको डिक्टेट किया जा रहा है। तो प्रदीप सर बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं का सेशन है। तो मैंने कहा 2 मिनट आपको इंट्रोड्यूस करा दें। और मैं विक्रम सिंह, जो लोग काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, अभी प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग में सलाहकार के पद पे कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश में। और हम लोग एक विक्रम सर्व शिक्षा समिति के थ्रू एक किफ़ायती शिक्षा मिशन के तौर पे बहुत एक जो वाजिब एक प्राइस होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फीस भरने में लोग सक्षम नहीं होते हैं, तो उसके लिहाज से हम लोगों ने एक काम काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ था, एक किफ़ायती शिक्षा मिशन, उसी के अंतर्गत अभी क्लासेज आ रही हैं। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। जो बच्चे अभी पहली बार अपियर हो रहे हैं तो उनके लिए तो ये क्लासें बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं, क्योंकि अगर जिनने तैयारी कर रखी है उनको तो केवल रिवीजन होता है, लेकिन अब एक महीने में एक नए बच्चे के लिए तो काफ़ी टफ होता है। तो उसी को ध्यान रख के हमने शुरू किया है। और अगर ये हम सही समय पर कंप्लीट कर देते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का भी हमारे पास कंटेंट पूरा तैयार है। सर अभी बता देंगे कि अगर जिनको कंटेंट ही चाहिए है तो उनका हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट कॉस्ट में यहाँ भोपाल से आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो जो व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इस पर आप अपनी सूचना दे दीजिए। तो पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा कंटेंट सर ने कंप्लीट कर रखा है। पेपर 1 का तो ये पढ़ा ही रहे हैं पूरा, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। लेकिन पेपर 2 में अगर हमें समय नहीं मिल पाया पढ़ाने का, तो कंटेंट की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ठीक है प्रदीप सर, जी सर। आप बच्चों के साथ कंटिन्यू करिए, और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने जो गाइडेंस दिया बच्चों को। वीएस एजुकेशन के गाइडेंस के अंतर्गत ही हम ये प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि ये एमपी सेट कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर सभी के लिए, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, उस सब के लिए कॉमन रहेगा। तो इसमें हम चालू करते हैं। इसमें टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। इकाई 1 जैसे शिक्षण अभिवृत्ति, ये इसे टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। और पहली यूनिट जो है, इसमें क्वेश्चन जो है 5 करीब क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो टॉपिक है, शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या है, और टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, टीचिंग की अवधारणाएं कैसे हैं, शिक्षण के स्तर कैसे हैं, ये सब सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, शोध रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसे कुछ बच्चे जो सेट का पेपर देंगे, तो जिनके अच्छे नंबर आएंगे, उसके बाद कुछ बच्चे प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, और कुछ जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो ये वही वाला टॉपिक है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें हम देखेंगे रिसर्च होता क्या है, रिसर्च की विशेषताएं क्या होती हैं, रिसर्च के चरण क्या है, और बाकी सारी चीजें इसमें हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है कंप्रिहेंशन। इसमें एक पैराग्राफ आएगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ रहेगा, और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको आंसर देना। इसमें कोई ज्यादा रिसर्च आपको करना नहीं है। तो एक पैराग्राफ रहेगा, उसी पैराग्राफ को आपको पढ़कर उसमें से उत्तर करने हैं। तो ये तीसरी इकाई है। चौथी है कम्युनिकेशन संप्रेषण। ये काफी सरल यूनिट है,
और जो बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, उन्होंने ये यूनिट काफ़ी समय से पढ़ी होगी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषता क्या है, प्रभावी जो कम्युनिकेशन है, प्रभावी संप्रेषण है वो कैसे होता है, और संप्रेषण की बाधाएं, उन बाधाओं को हम दूर कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जन, मीडिया एवं समाज। तो इसमें से भी कुछ 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये हमारी चौथी यूनिट है। 5वीं यूनिट है मैथमेटिक एप्टीट्यूड। ये भी बहुत ही अच्छी है, इसमें हम 5 में से 5 क्वेश्चन पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तर्क, तर्क होता क्या है ये आएगा। फिर साथ ही साथ मैथमेटिक क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशियो, प्रॉफिट, लॉस, ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और बाकी सारे जो टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो भाग है वो आएगा। छठी यूनिट है तर्क। ये एक अलग टाइप का टॉपिक है, बच्चों ने हो सकता है ये काफी समय से देखा ना हो। ये भी अच्छी यूनिट है, हम इसमें भी देखेंगे, अलग अलग टाइप के तर्क हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। ये छठी यूनिट है। इसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। भारतीय तर्कशास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, भारतीय तर्कशास्त्र, ये भी हम देखेंगे इसमें। दूसरा है आंकड़ों की व्याख्या। इसमें कुछ आपको चित्र दिया जाएगा, हिस्टोग्राम दिया जाएगा, पाई चार्ट दिया जाएगा, और उसी पाई चार्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन नीचे रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, और उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये भी काफी अच्छी सरल यूनिट है, और इसमें भी हम 5 में से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 8वीं यूनिट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी जो बच्चे काफी समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफी सरल यूनिट है। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, ईमेल क्या होता है, इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ऐप कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, सुशासन क्या है, आईसीटी और सुशासन, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल कैसे हैं। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें भी देखेंगे। ये 9वीं है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बहुत देखा जाए सरल यूनिट है, इसमें भी हम 5 से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट होता क्या है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के बाद कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पर्यावरण में पढ़ेंगे। काफी अच्छी यूनिट है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इंटरनेशनल सोलर सिस्टम, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सोलर सिस्टम, पवन ऊर्जा, जल, भूताप, बायोमास, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम 5 में से 5 क्वेश्चन पूरे स्कोर कर सकते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली, ये इसमें भी जब भारत आजाद हुआ उसके पहले कौन कौन सी संस्थाएं भारत में थी, भारत की आजादी के बाद कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी, अभी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, और वर्तमान में क्या क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सारी यूनिट हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये देखा हमने 10 यूनिट जो है, इन्हीं 10 यूनिट के बारे में हम पेपर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा एमपी सेट के बारे में बता दूं, ये तो हमने यूनिट के बारे में देखा। एमपी सेट होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लें एमपी सेट होता क्या है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यदि वो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, जेआरएफ, उनके लिए भी है। दूसरा, जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, उसके लिए है। तीसरा, जो बच्चे पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं आगे और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एमपी सेट एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम है। साथ ही साथ ये हमने देख लिया कि एमपी सेट है क्या। दूसरा, एमपी सेट का जो टॉपिक है हमने देखा, इसमें टोटल 10 यूनिट है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। तो हमने देखा 10 यूनिट है तो 50 क्वेश्चन रहेंगे।
और यदि नंबर देखें तो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है। तीसरा पासिंग मार्क्स। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, पर पासिंग मार्क्स से हम सेट क्लियर नहीं कर सकते। केवल 6% बच्चों को, टोटल जो प्रतिभागी हैं उनमें से केवल 6% बच्चों को ही एमपी सेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वही बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे। पासिंग मार्क्स केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन 6% बच्चों में आना है, तो इसके लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने अभी पिछली ही स्लाइड में बताया था कि टोटल 50 क्वेश्चन है, तो इन 50 क्वेश्चन में अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब लेकर आना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा स्कोर माना जाता है 35 नंबर, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अच्छा स्कोर माना जाता है। तो हमारा टारगेट रहेगा 35 प्लस, 35 तो लाना ही है, इसके ऊपर हम जितना लेके आए वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो पेपर 2 है जो आपका पीजी से संबंधित होगा उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 65 नंबर आपको कम से कम लाना है और इसमें 35 प्लस लेके आना है, तभी आप असिस्टेंट सेट क्वालिफाई कर पाएंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। तो हमने देखा कि पासिंग मार्क्स की भी हमने चीज़ें चर्चा कर ली। अब बात करते हैं हमारा प्रोग्राम। जैसे अभी विक्रम सर ने आपको बताया कि ये कॉमन पेपर है और इस कॉमन पेपर की हम तैयारी करेंगे, और जैसे ही 10-12 दिन में हम ये सिलेबस ख़त्म करके प्रयास करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए भी मैं ही आपको सिलेबस के साथ पूरा मार्गदर्शन दूंगा। तो ज़्यादा देर न करके हम एक काम और करते हैं, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। तो आज डेमो के रूप में थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। इसी वीएस एजुकेशन ऐप के थ्रू ही आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जितना हो सकेगा उस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये है यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति। तो इसमें देखा हमने कि ये टॉपिक है, इसमें इन टॉपिक में से हमको पढ़ना है और यूनिट 1 से ऐसा माना जाएगा कि 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला है शिक्षण, शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, ये टॉपिक है। दूसरा शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में पढ़ना है। तीसरा शिक्षण प्रभावक तत्व, जब कोई शिक्षक टीचिंग कर रहा है तो कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उसकी टीचिंग स्टाइल को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, जो हायर एजुकेशन सिस्टम्स हैं वहाँ पर किस एटीट्यूड से टीचिंग को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धतियाँ, जिसमें स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, ये वाली चीज़ें हम पढ़ेंगे। पांचवा है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। जब कोई टीचर
पढ़ाने जाता है तो वो क्या क्या सिस्टम्स को अपने साथ लेकर जाता है और कौन कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से कैसे पढ़ाता है, इसके बारे में है। और छठा है मूल्यांकन प्रणाली, कैसे क्रेडिट प्रणाली होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा कैसे होता है, मूल्यांकन पद्धतियों में क्या नवीन इनोवेशन चल रहे हैं, नवाचार चल रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जब हम टीचिंग पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना है कि भाई टीचिंग है क्या, शिक्षा है क्या। तो जहां यहाँ शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा का अभिप्राय मनुष्य के शरीर और आत्मा का शारीरिक एवं मानसिक रूप से सर्वांगीण रूप से विकास करना, अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल। शिक्षा का उद्देश्य केवल बाहरी शिक्षा, बाहरी रूप से विकास करना नहीं, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों, तभी जाकर हम सर्वांगीण रूप से शिक्षित हो पाएंगे। ये हमारी शिक्षा का अर्थ है। यहाँ पर हम दो रूप में शिक्षा को देख सकते हैं, एक है संकुचित और दूसरा है व्यापक रूप में। शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक संकुचित रूप में और एक व्यापक रूप में। संकुचित रूप की जो शिक्षा है स्कूलों में होने वाली शिक्षा है। संकुचित अर्थ में शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा अथवा जो शिक्षार्थियों को शिक्षकों से प्राप्त होती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है और वहां पर एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक कक्षा के नीचे बैठकर जो वो शिक्षा प्राप्त करता है, उसे संकुचित शिक्षा कहते हैं, क्योंकि उसका जो उपयोग है वो उसे एक सीमित क्षेत्र में ही मिलेगा। संकुचित शिक्षा के उद्देश्य, स्थान और शिक्षण विधियां सब निश्चित होती है, इसलिए संकुचित शिक्षा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों व विशिष्ट प्रभावों तक ही सीमित रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन से होता है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, वो किसी इंडस्ट्री में काम करेगा और उसका उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन, सैलरी अर्न करने तक ही रहता है। अतः ये देख सकते हैं हम कि शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में विशेष महत्व नहीं दे पा रही। ये जो संकुचित शिक्षा है इससे उस बालक का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। अब हम विशेषताएं देखते हैं संकुचित की। बुक से द्वारा होती है, हमें एक निश्चित पाठ्यक्रम मिलता है, उन्हीं पाठ्यक्रम को हमको पढ़कर रटकर एग्जाम देना है और पास होना है। और इन पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए टीचर लगते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों द्वारा ही प्राप्त होती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा एक पूर्व नियोजित, निश्चित कालावधि, निश्चित शिक्षण विधियों और निश्चित पाठ्यक्रम। जैसे यदि आप 3rd क्लास में हैं तो वो 1 साल का पाठ्यक्रम होगा, एक निश्चित आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और निश्चित कक्षा में ही बैठकर आप पढ़ेंगे। तो ये बताना चाह रहा है संकुचित शिक्षा में अध्ययन व अध्यापन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि 1 साल पढ़ने के बाद बच्चों को एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और बच्चे केवल एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से ही पढ़ते हैं। अब आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये हमने देखा कि आजीवन चलने वाली शिक्षा ही व्यापक शिक्षा है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई पाठ्यक्रम, कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित शिक्षण विधियां नहीं होती। ये व्यापक है और मुक्त रूप से चलती है। अब आता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, टीचिंग, शिक्षण। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं। शिक्षण अर्थात पढ़ाने की कला, पढ़ाने की योग्यता। जो एक टीचर पढ़ाता है उसी को शिक्षण कहते हैं। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें, शिक्षण एक ऐसी अंतःक्रिया, इंटरैक्टिव, ये इंटरेक्शन है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होनी है। अकेला अगर यदि शिक्षक है तो वह शिक्षण के जो प्रभावी संप्रेषण है उसको पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। तो टीचिंग के लिए हमें 2 लोग चाहिए, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। इसीलिए शिक्षण एक ऐसी इंटरेक्शन या अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है। ये हमने देखा कि टीचिंग है। शिक्षण एक टीचर द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, यदि हम और देखें, शिक्षण शिक्षा देने का साधन है। सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण निर्देशन एवं प्रबंधन। शिक्षकों द्वारा अपने अनुभव से छात्र को परिवर्तन करने के अवसर को प्रदान करना, सब देखा। अब हम सबसे मेन चीज है जो परिभाषा है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि एक 2
पैराग्राफ का एक लाइन दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो लाइन है किसने बोली है। तो हमें सारे जितने दार्शनिक हैं, जितने विचारक हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डेवी महोदय हैं उन्होंने बोला है, इसे स्थिति में हेर फेर के रूप में मानते हैं जहां शिक्षार्थी अपनी दीक्षा के साथ कौशल को प्राप्त करता है। वहीं मॉरिसन ने कहा है, शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक अंतरंग संपर्क है। तीसरा जैक्सन, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ है। ये देख सकते हैं, एक पेज भाई साहब हैं, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। क्लार्क, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। रायबर्न, शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बच्चों को उसकी समस्त शक्तियों का विकास करने हेतु प्रेरित करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। स्मिथ, शिक्षण सीखने के उद्देश्य से कार्यों की प्रणाली है। मॉरिसन, शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है। गेज, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करना शिक्षण है। एडम्स, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन डेवी, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। बर्टन, शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। इस तरह से जो विचारक हैं इन्होंने अपने विचार दिए हैं, आपको इन विचारों को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है ये डायरेक्ट पूछा जाए कि शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा, तो उसमें स्मिथ, मॉरिसन, गेज, एडम्स, तो आपको एडम्स, यदि आपने अच्छे से यहाँ पढ़ा होगा तो आप एडम्स को टिक कर पाएंगे। अगला है शिक्षण के चर, वेरिएबल्स। टीचिंग के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन कौन से चीज़ें रिक्वायर होती हैं, तो यहाँ हम देखेंगे शिक्षण के जो चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो स्वतंत्र चर में हम देखेंगे शिक्षक है। आश्रित चर जो शिक्षक पर निर्भर है वो है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, और एक मध्यस्थ चर जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच की एक कड़ी है वो है पाठ्यक्रम, सिलेबस। एक शिक्षक सिलेबस के माध्यम से ही शिक्षार्थी को पढ़ाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। अब शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं हैं, हो सकता है इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिक्षण क्या है। एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, ये हमने देखा है। शिक्षण का अंतिम लक्ष्य सीखना है, शिक्षण द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षण शिक्षा देने का साधन है, शिक्षण से समझ और कौशल प्रदान करना है, शिक्षण का अंतिम कार्य अधिगम को प्रभावी बनाना है। अधिगम अर्थात लर्निंग, शिक्षण का काम है कि लर्निंग को और इफेक्टिव बनाया जाए। शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण 2 तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण के उद्देश्य जीविकोपार्जन, कौशल विकास, भाषा का विकास, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास, पर्यावरण विकास, आर्थिक विकास, ज्ञान का अधिकरण, बौद्धिक एवं चरित्र निर्माण, इस तरह से शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये आप सब देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शिक्षण की विशेषताएं यदि हम देखें, जो हमारा जो शिक्षण है इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले अभिप्रेरक, ये मोटिवेशन देता है। विश्लेषक, किसी भी चीज़ को यदि आपने शिक्षण ग्रहण किया है तो आप किसी भी चीज़ का अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण अर्थात टुकड़ों में बांटना, और आप उस विश्लेषण से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवी होता है, जैसे देखा हमने जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक एवं सामाजिक वातावरण। शिक्षक कला भी है एवं विज्ञान है। एक पेज भाई साहब हैं जिनके अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान है। कला, शिक्षण अनुभवों पर आधारित है इसलिए कला है। विज्ञान, इसमें क्रमबद्धता, नियोजन, तथ्यात्मक का समावेशन होता है। इसमें शिक्षक कई प्रकार के कौशलों का भी उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिक्षण जो है कला एवं विज्ञान है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो वार्तालाप होता है, इसीलिए एक इंटरेक्टिव वे में ही शिक्षण को पूर्ण रूप से, प्रभावी रूप से पढ़ा सकते हैं। शिक्षण संवादात्मक होता है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखा जाए, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। मानवीय मूल्यों के विकास पर बल होता है। शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि मानवीय मूल्यों को विकास कर उसे
एक मानव के बीच में जो संबंध है उसे सुधारा जा सके। शिक्षा यह औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकृति की होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। शिक्षा, निर्देशन, सामाजिक प्रकृति, व्यावसायिक प्रकृति, इससे आप जीविका का अर्जन कर सकते हैं। उपचारक प्रकृति की होती है, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। विकासात्मक प्रकृति होती है। स्वदेशी प्रकृति, तार्किक रूप, भाषाई, सतत प्रकृति, परिवर्तन का माध्यम, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। नियोजनात्मक, निर्देशात्मक। तो इस तरह से शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं। तो सबसे पहला शिक्षण का जो अवधारणा है आदर्शवाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि आदर्शवाद नैतिक मूल्यों पर बल देता है, जैसे आध्यात्मिक, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, व्यक्तित्व का विकास। आदर्शवाद की अवधारणा के तहत शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है। तो जो आदर्शवाद से जुड़ा हुआ शिक्षण का जो मॉडल है वो व्यक्ति को सद्गुणी बनाना चाहता है। उसका उद्देश्य, उसका मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है। और सद्गुण अर्थात व्यक्ति यह समझे कि वो जो काम कर रहा है वो सही है या गलत, यही सद्गुण है। अपने काम को सही ढंग से करना ही सद्गुणी बनाना। फिर प्रकृतिवाद, इसमें प्रकृति को शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान को कम महत्व दिया गया है। जैसे यदि कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ता है तो उसे चढ़ने दें, गिरने दें, और गिरने के बाद वो अपनी भूलवश एहसास होगा कि वह गलती कर रहा है और फिर उस गलती से वह सीखेगा। तो प्रकृति के माध्यम से नेचुरली सीखने पर बल दिया जाता है, ये है प्रकृतिवाद। प्रयोजनवाद, इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर अस्तित्ववाद, इसके मुख्य प्रतिपादक कीगार्ड हैं। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है, अर्थात व्यक्ति अपने कार्य और उनके परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार है। ये हमने देखा। रचनावाद, यहाँ पर अभी आप पढ़ सकते हैं कि वह सिद्धांत है जो मानता है कि लोग निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अपने अनुभवों और मौजूदा ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। इसमें शिक्षक ज्ञान के हस्तांतरण के बजाय शिक्षार्थी को उनके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है और वो गतिविधियां बनाता है जिससे जो छात्र है वो मोटिवेट हो और अपनी शिक्षा को स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ाए। और ये छात्र, ये एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। अर्थात यहाँ पर शिक्षक की भूमिका कम है, यहाँ पर छात्र की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मानवतावाद, जहाँ पर मानव को केंद्र में रखकर शिक्षा का महत्व सिखाया जाए। तर्कवाद, अनुभववाद, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब आता है शिक्षण के प्रकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षण, शासन व्यवस्था, पहला जो हम देखेंगे शासन व्यवस्था के आधार पर गवर्नेंस शिक्षण। तो सबसे पहला है उसी में निरंकुश शिक्षण। निरंकुश शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासन की इच्छा के अधीन होता है। जिस प्रकार प्राचीन राजतंत्र में राजा के अनुसार ही उस देश की, उस उपनिवेश की जो शिक्षा का पद्धति होती थी और राजा की ही इच्छा के अनुसार किया जाता था, यह निरंकुश शिक्षण होता था। लोकतांत्रिक शिक्षक, जनता की इच्छा। तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में शिक्षक प्रक्रिया में शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति, आप स्वतंत्र हैं, कोई सा भी आप स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस स्ट्रीम में आप लेकर पढ़ सकते हैं और उच्च से उच्च शिक्षा को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह था शासन व्यवस्था के आधार पर। दूसरा है अधिगम, लर्निंग के आधार पर। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। शिक्षण के स्तर, शिक्षा का स्तर, सबसे पहले स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जैसा हम देख पा रहे हैं कि यह पहला, सबसे पहला और विचारहीन स्तर है। यहाँ पर विचार का कोई स्थान नहीं है, केवल रटने पर फोकस किया जाता है। यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी प्राणियों में मौजूद है। स्मृति स्तर पर शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर, पहला स्तर है। सोचने की क्षमता की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। शिक्षण में विषय वस्तु को रटकर सीखते हैं। छात्र केवल तथ्यों,
सूचनाओं, सूत्र और कानूनों को रटते हैं और उन्हें सिखाए जाते हैं। जैसे बच्चा पहली बार नर्सरी में आता है तो उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया जाता है। इसी तरह उनको केवल यहाँ पर विचार से कोई यहाँ महत्व नहीं है, केवल रटने पर ही फोकस किया जाता है। और एक चीज हम यहाँ देखें, शिक्षक की भूमिका प्रमुख है। यहाँ छात्रों को, क्योंकि आज छात्र पहले स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, पाठ्यक्रम, बच्चों की देखरेख। तो यहाँ हम देख रहे हैं शिक्षक की भूमिका बहुत प्रमुख रहती है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित है। शिक्षक अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक रूप का शिक्षण स्तर है। हमने देखा स्मृति लेवल पर केवल रटने पर, सोचने क्षमता की कोई भूमिका नहीं, केवल रटकर सीखने पर बल दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने देखा। स्मृति स्तर की शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान और सूचना प्रदान करना। जब बच्चा पहली बार कक्षा में आता है, नर्सरी, केजी 1, वहाँ पर बच्चे को केवल हमारा उद्देश्य है ज्ञान सूचना प्रदान करें, ताकि जब वो शिक्षण के उच्च स्तर पर जाए तो उन सूचनाओं का उपयोग कर कर वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्मृति स्तर का शिक्षण शिक्षण के बोध तथा चिंतन स्तर को समझने के लिए महत्वपूर्ण एवं पहला चरण है। अर्थात जब हम उच्च शिक्षा में जाएंगे तो उसका यह बेस है। इसमें स्मृति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास होता है, अगले स्तर के शिक्षण का आधार बनता है। अवगुण छात्र की क्षमताओं के विकास में कोई योगदान नहीं करता है। छात्र की क्या क्षमता है, क्या वो आगे जाना चाहता है, क्या बढ़ना चाहता है, उस पर कोई योगदान देता नहीं है, केवल रटने पर ही यह फोकस करता है। हाँ, एक चीज और है, यहाँ बच्चों को सख्त अनुशासन में रखा जाता है। स्मृति के चरण, सीखना, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। अवधारणा, यह स्मृति का वह चरण है जहाँ सीखी गई जानकारी या अनुभव मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है। तीसरा चरण है याद करना। आप एक बार जब साइकिल चलाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद रिटेंशन पीरियड होता है और तीसरा है रिकॉल। मान लीजिए लंबे समय तक आपने साइकिल नहीं चलाई, पर फिर भी जब आप एक लंबे समय के बाद एक साइकिल चलाते हैं तो वो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो तीसरा है स्मृति का वह चरण है जहाँ एक व्यक्ति संग्रहित जानकारी या अनुभव को आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने देख लिए 3 चरण है स्मृति लेवल के जो एजुकेशन टीचिंग सिस्टम है, इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहला सीखना, दूसरा है अवधारणा, तीसरा है याद करना। ये पूछा जा सकता है कि कितने चरण हैं, तो इसको भी बच्चे देख ले। दूसरा है बोध स्तर। यह द्वितीय स्तर का शिक्षण है जहां आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समझ विकसित की जाती है। इसमें शिक्षण समझ के स्तर पर किया जाता है, अतः इसे विचारशील शिक्षण भी कहा जा सकता है। बच्चे को यहाँ रटने के स्थान पर विचार करने पर फोकस किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ विश्लेषण पर भी महत्व किया जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विश्लेषण अर्थात किसी चीज को खोलना, ओपन करना, टुकड़े टुकड़े में बांटना और फिर उसका अध्ययन करना। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र समान रूप से शामिल रहते हैं। यहाँ शिक्षक का भी उतना ही महत्व है जितना छात्र का महत्व है। इसमें अंतःक्रिया द्वारा शिक्षण क्रिया की जाती है जिसमें कक्षा की बातचीत शामिल होती है। यहाँ छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं, शिक्षकों की आलोचना भी कर सकते हैं। यहाँ आत्म अनुशासन पर जोर दिया जाता है। टीचर आपके पीछे नहीं घूमेंगे कि डिसिप्लिन बनाना है, आपको स्वयं डिसिप्लिन बनाकर चलना है। गुण, इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को उनकी सोच क्षमता को विकसित करने पर बल दिया जाता है। इस स्तर पर अर्जित ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनता है। इसमें रटने की जगह समझकर सीखते हैं। छात्र केंद्रित नहीं है, ये दोष ठीक है। अब सबसे अंतिम लेवल चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर और बोध स्तर की तुलना में अधिक कठिन है। ये बहुत कठिन स्तर है जहाँ पर विचारणीय गतिविधियों पर फोकस किया जाता है, साथ ही साथ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सहभागी होते हैं। यह छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर समस्या की पहचान करके उसे परिभाषित करने एवं उनका समाधान खोजने पर बल दिया जाता है। यहाँ जीवन की समस्याओं को खोजा जाता है और उन समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए उस पर फोकस किया जाता है। तो अर्थात एक नया ही टॉपिक है। यहाँ कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है कि
हिस्ट्री का पाठ्यक्रम है कि ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम, हम उसे पढ़ें। यहाँ एक नया पाठ्यक्रम है कि समस्याओं को, जीवन स्तर की समस्याओं को पहचानें और उनका समाधान खोजें। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इस स्तर पर शिक्षण में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक है। शिक्षक छात्रों पर ज्ञान थोपता नहीं है, वह उनकी क्षमताओं को स्वयं द्वारा विकसित करने पर बल देता है। छात्रों की भूमिका काफ़ी सक्रिय होती है। छात्र स्वयं द्वारा निर्णय लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यह छात्र केंद्रित शिक्षण स्तर है। यहाँ पर छात्र की भूमिका काफ़ी सक्रिय होती है। तो यही आपको देखना है कि कहाँ पर छात्र की भूमिका सक्रिय रूप से देखी जा रही है, कहाँ शिक्षक की भूमिका सक्रिय रूप से देखी जा रही है, कौन पहला स्तर है, कौन द्वितीय स्तर है, कौन उच्च स्तर है। इस स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बोध स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और साथ ही साथ स्मृति स्तर पर शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और अवश्य बनेंगे। अब तीसरा है शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है एवं जीवन भर अनायोजित ढंग से चलता रहता है। और अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा के लिए कोई कक्षा, कोई पाठ्यक्रम, कोई निश्चित समय, कोई निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी हम विशेषताएं देखें। अनियोजित, कोई पूर्व पाठ्यक्रम नहीं है। उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान देना, जीवन में जीविकोपार्जन करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, अपना विकास करने के लिए जो इसका उद्देश्य है व्यवहारिक ज्ञान देना। मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं। आप क्या सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था होती नहीं है। अगला है प्रशिक्षक की अनुपस्थिति रहती है। यहाँ आप स्वयं ही अपने प्रशिक्षक हैं। स्थान, यहाँ कक्षा जैसा कोई स्थान नहीं पाया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। अवधि जीवन भर चलने वाली ये व्यवस्था है। और प्रमाणन, साथ ही साथ अंतिम रूप से जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, और सर्टिफिकेट भी मिलता है। पर यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। अब अगला है औपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। एक शिक्षण और है निरौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं पाई जाती है। इसमें कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होते हैं। दोनों तरह से हैं, इसमें कुछ स्वतंत्रताएं भी हैं और कुछ बाध्यताएं भी हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में आपको कक्षा में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आपके पास लेक्चर आएगा शाम को, जब आपके पास समय हो पढ़ें, परंतु आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको प्रमाणन के लिए अंतिम में कोई सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा की है, और अंतिम रूप से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोनों तरह के गुण इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं निरौपचारिक शिक्षण में। दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा इसमें आती है। इग्नू, भोज विश्वविद्यालय इसके एग्जाम्पल है। अब उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण। यदि हम उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण देखें तो सबसे पहला ये बेंजामिन ब्लू द्वारा सुझाया गया शिक्षण का स्तर है, वर्ष 1956। शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। अतः ब्लूम ने 3 प्रकार के मॉडल समझाए थे। उन्होंने 3 प्रकार के मॉडल दिए हैं। सबसे पहला है ज्ञानात्मक मॉडल, दूसरा है भावात्मक मॉडल, और तीसरा है क्रियात्मक। तो हम देखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष को हम देखेंगे लर्निंग बाय ब्रेन और हेड। यह पक्ष ब्लूम द्वारा 1956 में विकसित किया गया था। यह पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं के संग्रह तथा उनके उपयोग से संबंधित है। इस पक्ष में सूचनाएं, तथ्य, सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। मेन यहाँ पर ज्ञान देने पर फोकस दिया जाता है। पहली बार बच्चे को ज्ञान दिया जाता है ताकि वह किसी विषय के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी ले पाए। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 उपवर्गों में बांटा गया है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान अर्थात सूचना देना।
यह ज्ञानात्मक, देखिए मैंने साइड में लिखा है, आपको छोटा सा एक ब्रीफिंग दे रखी है। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम स्तर है। यहाँ पर छात्र को विषय से संबंधित तथ्य, घटनाओं, सूचनाओं, प्रत्ययों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का ज्ञान दिया जाता है। तत्पश्चात छात्र इन सूचनाओं को याद करता है। ठीक है। अगला है बोध, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। इस सूचना के आधार पर अपनी समझ विकसित करना। इसके अंतर्गत पढ़ी हुई विषय वस्तु को अपने शब्दों में व्याख्या, अनुवाद, वर्गीकरण, तुलना करना, विवेचना करना आदि क्रियाएं सिखाई जाती है, ताकि जो उसने सूचना प्राप्त की है उसके आधार पर वह अपनी एक समझ विकसित कर सके। समझ विकसित होने के बाद उस समझ का प्रयोग करना। अगला है प्रयोग करना, एप्लीकेशन। प्रयोग हेतु ज्ञान तथा बोध होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत सीखे गए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना शामिल है, अर्थात सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करना। प्रयोग के बाद प्राप्त सूचना, जो प्रयोग हुआ उसके बाद उस सूचना से ज्ञान का विश्लेषण करना। विश्लेषण, किसी विषय वस्तु को उसके घटक भागों में तोड़ना ताकि उसका अर्थ सही मायने में समझ सके। अगला है संश्लेषण, सिंथेसिस। जब एक बार हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विषय को तोड़ा, उसके बाद सभी टुकड़ों से प्राप्त जानकारी को एक रूप से समग्र करेंगे और एक संपूर्ण सोच के रूप में विकसित करेंगे। अगला है मूल्यांकन। अंत में प्राप्त सभी आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये हमने देखा ज्ञानात्मक पक्ष। अगला है भावात्मक पक्ष, लर्निंग बाय हार्ट। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदय व भाव से होता है। जब आपको एक ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर एक भाव उत्पन्न होता है। इसके तहत रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास होता है। वर्गीकरण इस पक्ष के 6 उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो उपवर्ग है ग्रहण करना, रिसीविंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, धारणा, व्यवस्थापन, मूल्य समूह का विशेषीकरण या चरित्रीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहण करना। जब कोई विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होता है तो वह उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करना है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना या ग्रहण करना। अगला है अनुक्रिया, रिस्पॉन्ड करना। जब उसे उस वस्तु की जानकारी मिलती है तो वह उस जानकारी के आधार पर भाग लेने की इच्छा जाहिर करता है। तो भाग लेने की इच्छा या प्रतिक्रिया करना, प्राप्त जानकारी के प्रति कार्य करना। तीसरा है मूल्यांकन, वैल्यू। प्राप्त ज्ञान के अनुसार कार्य करने पर वह मूल्य स्थापित हो जाता है। तीसरा है धारणा। मूल्यांकन के पश्चात उस वस्तु या विचार के संबंध में एक धारणा बनती है, उसके मन में एक अनुभव बनता है कि जैसे यदि हम देखा जाए, हमने साइकिल चलाने का ही देखा था, तो आजकल अलग अलग साइकिल आती हैं, बिना गियर वाली साइकिल और साथ ही साथ बैटरी की साइकिल। तो हम जब उस साइकिल को चलाते हैं तो उस साइकिल चलाने के बाद तीनों के जो साइकिल के चलाने का जो अनुभव है वह हम एक धारणा बनाती है कि हाँ ठीक है, बिना गियर वाली साइकिल में हमें मेहनत ज़्यादा लगती है, गियर वाली साइकिल में यदि देखा जाए तो मेंटेनेंस काफ़ी लगता है। तो इस तरह से एक धारणा बनती। अगला है व्यवस्थापन। छात्र ने जो ग्रहण किया है, समझा है, वह उस पर चिंतन प्रारंभ करता है एवं अर्जित मूल्यों को क्रम अनुसार रखता है।